हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ओके, सो आई थिंक आपके टोटल 20 to 21 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आज डिस्कस किया जाएगा और वन शॉट वन वीडियो में ही आपके पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो बने रहिए आप चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। What is sound and how is it produced? ओके, साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो साउंड आपको पता है एक टाइप की एनर्जी होती है एज अ लाइट। जैसे लाइट एक एनर्जी है, वैसे साउंड भी एक एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या बोलेंगे? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। When a body vibrates, it forces the neighboring particles of the medium to vibrate. This creates a disturbance in the medium, which travels in the form of wave. This disturbance when reaches the ear, it produced sound. Okay? तो हमेशा याद रखना आपको, हमने बार बार साउंड के टॉपिक में आपको वाइब्रेशन पढ़ाया है कि हमेशा साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जब भी वाइब्रेशंस होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके सराउंडिंग जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पर भी ये डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि वहाँ पर भी वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। तो वहाँ के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो हमारे कानों तक पहुँचते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं तो हमें एक साउंड, एक आवाज़ सुनाई देती है, उसे ही साउंड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड कोई है, ठीक है, तो उसके आसपास आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का डायग्राम बना के दिखाना है। तो जिन्होंने तो थ्योरी क्लास कर रखी है उन्होंने इसको ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर मैंने करा रखा है। ठीक है, बट फिर भी आप समझ लें इसको। व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव फॉरवर्ड, it creates a region of high pressure in its vicinity. This region of high pressure is known as compression. ठीक है, तो जो भी हाई प्रेशर्स होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई प्रेशर्स वाला एरिया है, एकदम पास पास होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंप्रेशन होता है। और रेयरफैक्शन आपका होता है जो इस तरीके से दूर दूर होते हैं और यहाँ पर लो प्रेशर्स होता है। ठीक है, कब होता है ये? जब जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कैसे मूव करती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तब होता है। तो यहाँ पर आपको मेनली जो याद रखना है वो है व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तब ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। इसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। जब ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, व्हेन इट मूव बैकवर्ड, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इन इट्स विसिनिटी। दिस रीजन इज नोन एज रेयरफैक्शन। एज द बॉडी कॉन्टिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो एज द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इट प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इस तरीके से आपको दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, ये एक साउंड ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो जब वाइब्रेशंस के पार्टिकल एक फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होते हैं तो हाई प्रेशर होता है यहाँ पर और इस रीजन को कंप्रेशन बोल दिया जाता है। जब बैकवर्ड मूवमेंट में होते हैं ये, तो यहाँ पर ये लो प्रेशर्स में होते हैं और इस रीजन को रेयरफैक्शन बोला जाता है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती जाती है, इसे ही आपको दिखाना है इस डायग्राम के थ्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। Cite an experiment to show that sound needs a material medium for its propagation. जैसे मैं बार बार आपको बोलती आ रही हूँ कि लाइट जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बट साउंड नीड अ मीडियम। ये वैक्यूम में आप इसीलिए जब स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर साउंड नहीं आती, बिकॉज देयर आर नो मीडियम। तो मीडियम इज मस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ साउंड। तो वही आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल and hang this bell inside an empty bell jar fitted with a vacuum pump. ठीक है, तो क्या करना है कि इलेक्ट्रिक बेल लेना है, इसको हैंग कर देना है कहाँ पर? एक बेल जार के अंदर। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया है। ये एक बेल जार है, इसके अंदर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक बेल को फिट कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या लगा रखा है, यानी कि एक वैक्यूम पंप भी लगा रखा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसमें देखेंगे एयर होता है, यहाँ पर एयर होता है तो हमें सुनाई देती है बेल, नहीं तो नहीं सुनाई देती है। तो यही एक्सपेरिमेंट करके देखना है। इनिशियली
वन कैन हियर द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल। तो जब हम बेल उसमें रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर एयर होता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। नाउ पंप आउट सम एयर फ्रॉम द बेल जार यूजिंग द वैक्यूम पंप। जो वैक्यूम पंप लगा रखा है उसके थ्रू आप वहाँ से एयर के जो मीडियम है, एयर है, वहाँ से कंटेनर से उसको बाहर निकाल देना है। इट विल बी ऑब्जर्व दैट द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम पंप करते जाते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को, तो एयर बाहर निकलती जाती है, वैसे वैसे जो साउंड की एक तरीके से इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। इफ़ वन कीप्स ऑन पंपिंग द एयर आउट ऑफ द वेल जार देन एट पॉइंट द ग्लास जार विल बी डिवाइडेड of any air. At this moment no sound can be heard from the ringing bell, although one can see that the prong of the bell is still vibrating. When there is no air present inside, we can say that a vacuum is produced. Sound cannot travel through vacuum. This so that sound needs a material medium for its propagation. Means एक टाइम आता है जब हम वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो एक टाइम आता है कि वहाँ पर कोई भी एयर नहीं बचता है, कोई मीडियम नहीं होता है, तो बेल तो वाइब्रेट कर रही होती है, बट उसको प्रोफेगेट करने के लिए, ट्रपर करने के लिए आसपास कुछ मटेरियल नहीं मिलता, कोई मीडियम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से साउंड नहीं सुनाई देती है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्लियर हो जाता है कि साउंड को सुनने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोला जाता है? अब आपको देखना है व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन्हें क्यों बोला जाता है? द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम दैट ट्रेवल्स अलोंग और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मीन्स वाइब्रेशन कैसा हो, मीडियम का ट्रेवल कर रहा हो पैरेलल डायरेक्शंस में, ठीक है, वेव के पैरेलली वो प्रोपेगेट हो रहा है, ट्रेवल कर रहा हो, इसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। इन अ साउंड वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेज, हिंस द साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब आप ये समझें कि जैसे जो मीडियम है, जब आपने इस पर मान लो हैमरिंग करी, ठीक है, तो ये क्या किया, वाइब्रेटिंग करना शुरू कर दिया, तो जो ये वाइब्रेशंस हैं, पार्टिकल्स जिस मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके प्रोपेगेशन का भी जो डायरेक्शन है वो इसी मीडियम में होता है, यानी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। ओके, सो आप इनको नोट्स कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर इन अ डार्क रूम? ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपने फ्रेंड की वॉइस को सुन सकें जबकि आप एक डार्क रूम में बैठे हों? तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आपका जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब पिच हो गया, उसकी लाउडनेस हो गई, जिससे हमें पता चलता है कि मेल है, फीमेल है, फ्रेंड है हमारा, कौन है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ हमको समझ आ जाती है। तो वही है यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच हेल्प अस आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जैसे हमारा कोई फ्रेंड होता है, कोई फैमिली मेम्बर होता है, तो हम उसकी आवाज़ को झट से पहचान जाते हैं। क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड, हमको उनके साथ रहकर, उनके साथ बात कर करके उनकी लाउडनेस, उनके पिच के बारे में पता हो जाता है। हमारा ईयर उस आवाज़ को फिर से सुनता है तो समझ जाता है कि ये किसकी साउंड है। ओके, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सन्स मे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस बट द क्वालिटी ऑफ द टू साउंड विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो लाउडनेस हमारी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पिच भी हमारी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट पिच से आइडेंटिफाई, पिच जो होता है, जैसे दो फीमेल है उनका पिच सेम हो सकता है, दो लॉयन है उनका साउंड, उनका लाउडनेस सेम हो सकता है, लेकिन लाउडनेस और पिच सेम होते हुए भी जो उनकी क्वालिटी ऑफ साउंड है आप उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस पर्सन की आवाज़ है। ओके, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का यूज हम कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे। फ्लैश एंड थंडर
आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड आफ्टर फ्लैश इज सीन वाई। तो आपको पता है यहाँ पर, है ना, कि जब भी आपने पढ़ाया है मैंने लाइट या फिर साउंड, तो बताया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा के लिए याद कर लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देख लो यहीं से ही वैल्यू कितनी कम है स्पीड ऑफ साउंड की। तो जिसकी स्पीड कम होगी वो कैसे पहुंचेगा जल्दी, है ना। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही पहले पहुंचेगा। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो लाइट जल्दी पहुंचता है और साउंड बाद में पहुंचता है। इसलिए फ्लैश, चाहे मोबाइल का फ्लैश हो या फिर थंडर का फ्लैश हो, फ्लैश पहले सुनाई देती है, दिखाई देती है, देन हमें साउंड सुनाई देती है। रीजन इज स्पीड। ओके। Sound of thunder take more time to reach the earth as compared to light. Hence, a flash is seen before we hear a thunder. Okay? तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिख देना है। Now क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. That means this is the audible range of our. Okay? ये ऐसा रेंज है जो ऑडिबल होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग को सुनाई देता है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ निकालना है। फॉर्मूला आपने पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v की वैल्यू, स्पीड आपको पता है। फर्स्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 20 हर्ट्ज दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह 20 हर्ट्ज रख दो। वेवलेंथ निकालनी है, इसको लिम्डा मान लेते हैं। स्पीड है हमारी 344, तो लिम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 20, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 17.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या ले रखी है, 20,000 हर्ट्ज। तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू दे रखी है 344 इज इक्वल टू लिम्डा इंटू 20,000, ठीक है। तो लिम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁴। 20,000 में ये जो 4 जीरो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 10⁴ में। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 14, 3 × 2 = 4, सॉरी 2 से करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻, ये -4 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 0.0172 मीटर, ठीक है। तो आप सॉल्व करना आता ही होगा, आप 9th क्लास में हैं तो इतना आपको डिटेल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला बेसिकली एक ही याद रखना है आपको, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ निकालना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। ये एल्यूमिनियम रॉड है और एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है। वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रॉड विद स्टोन, एक ने स्टोन से स्ट्राइक किया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड, ठीक है। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है टाइम का, कि यहाँ से यहाँ तक साउंड को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उनका स्पीड, उनका टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। तो फॉर्मूले से आप करेंगे इसको, लेट द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड बी डी। ये एक एल्यूमिनियम रॉड हो गया, इसका लेंथ मान लिया कितनी हो गई, डी हो गई। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी होती है, तो याद रखना 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये याद रख लेना, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू रीच द अदर एंड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो टाइम यहाँ चला जाएगा, स्पीड शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है पता नहीं है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमें पता चल गई 6420, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम की। उसके बाद हमें क्या करना है, एयर की निकाल लेनी है। तो एयर की स्पीड कितनी होती है आपको पता है, 344 या 346 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्पीड। तो टाइम इसका निकाल लेंगे, टी एयर इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी,
या फिर स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा 344 या 346, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करें यहाँ पर टी एल्यूमिनियम अपॉन में टी एयर, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन टाइम पीरियड ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व करें। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं इस तरीके से, टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.55। ठीक है, तो रेशियो आ गया टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं टी एयर रेशियो टी एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 18.55 रेशियो 1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो T1 T2 मान लो एक के लिए, और दोनों की स्पीड याद होनी चाहिए कि स्टील है, एल्यूमिनियम है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, या एयर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फॉर्मूला पता है आपको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टोटल टाइम। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल टाइम। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड। तो हम फॉर्मूले जो हम थ्योरी के डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की, वो होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है कि पर सेकेंड कितना ऑसिलेशंस वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर वाइब्रेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 100, टाइम हो गया 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, यानी कि जो सोर्स है उसका वाइब्रेशंस कितना है, 6000 टाइम है पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 6000 टाइम। करेक्ट, समझ आया कैसे करना है, सिंपल सा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। फ्रीक्वेंसी है यहीं से देख लो 100 हर्ट्ज, और टाइम है मिनट, 1 मिनट है यानी कि 60 सेकेंड। आपका आंसर आ जाएगा 6000। ठीक है, 6000 टाइम आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए। द डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। ठीक है, जो सेम लॉ है, इसको मैंने थ्योरी में भी करा रखा है कि जो साउंड होता है वो सेम ही फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह, जैसे लाइट में होता है। ठीक है, तो वैसे साउंड के भी 2 रूल हैं, 2 लॉ हैं, तो यस सेम ही होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मेक द सेम एंगल, मतलब वही था, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, इनके बीच जो एंगल होगा I इज इक्वल टू आर के होगा, यहाँ पर भी होगा, और तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो वही आपको दोनों ही लॉ लिख देने हैं। इंसिडेंट एंगल इज सेम एज द रिफ्लेक्टेड एंगल, या इंसिडेंट साउंड इज सेम एज द रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, और तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो यही 2 रूल हैं साउंड के, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है साउंड लाइट के लिए, वैसे ही साउंड के लिए भी होता है। और अभी तक आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, थोड़ा स्पीड है, वो एक्चुअली आदत है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट बोलने की, थोड़ा मैं स्लो करने की कोशिश करती हूँ, बट फिर से हो जाता है उतना। तो अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें, या फिर आप ऐसा करें, आप जहाँ पर स्पीड को मेंटेन किया जाता है नॉर्मल पर जाकर, वहाँ से आप थोड़ा सा इसको पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 यानी नॉर्मल से कुछ कम कर लें, 0.75 कर लें, कुछ ऐसा करके देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा।
और पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और लाइक पर क्लिक करने के साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे मोटिवेशन देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब हो जाएगा तो कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट एक टीचर है, आपको कुछ पढ़ा रहा है तो कुछ ठीक है, मेहनत के बदले एक थोड़ा सा उसका मोटिवेशन, उसका हौसला बुलंद रखने के लिए आपको एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। When a sound is reflected from a distance object, an echo is produced। ठीक है, एक साउंड है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तब एक इको प्रोड्यूस होती है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम। डिस्टेंस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से है और जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है। डू यू नियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे। क्या तुम गर्म दिनों में इस इको साउंड को सुन पाओगे। तो आपने क्या करना है, इसके आंसर्स को नोट करना है। एन इको इज हर्ड व्हेन द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। थ्योरी सेशन में मैंने बताया था कि जो ओरिजिनल साउंड होता है और रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, इनके बीच में एट लीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम इको को सुन पाते हैं। The speed of sound in a medium increases with an increase in temperature. Hence, on hotter day, the time interval between the original sound and reflected sound will decrease. Therefore, an echo can be heard only if the time interval between the original sound and the reflected sound is greater than 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि जब ओरिजिनल साउंड होगा और रिफ्लेक्टेड साउंड होगा तो इन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, तभी वो इको के फॉर्म में हमें सुनाई देगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती जाती है। तो हॉटर डे में क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस अगर 0.1 से ज़्यादा होगा तभी हमें सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देने हैं। तो पहला तो सोनार हो गया, ठीक है, दूसरा स्टेथोस्कोप हो गया। तो सोनार में भी आप देख लें, सोनार का यूज क्यों किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका यूज किया जाता है। जो सी होता है, ओशन होता है, तो उसके इनसाइड यानी डीप साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हमारी हार्ट बीट को और पल्सेस को मेजर करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ दोनों जगह हमको साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करना पड़ता है, यानी कि दो एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। तो पहला हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट को स्पीड को मेजर करने के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हैं, और यही मेथड है आपका सोनार। दूसरा, वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप इज आल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इन अ स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से जब हम सुनते हैं तो हमें साउंड हार्ट बीट सुनाई देती है, और वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। इस तरीके से दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गए जो हमने देखे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। जी इज इक्वल टू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन इज कब सुना जाएगा, ठीक है, टॉप पर। तो अब आपको निकाल लेना, हाइट दे रखी है टावर की 500 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की क्या होगी, 0 होगी। तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है मोशन के सेकेंड इक्वेशन का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, स्पीड दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना, हाइट 500, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ इंटू ग्रेविटी का मान 10 दे रखा है, T1 हमें पता नहीं है तो T1 स्क्वायर कर देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 500 जा ये हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 स्क्वायर। तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा √100 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से T1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 10 सेकेंड मिल जाएगी। ठीक है, अब T2 निकालना है। तो T2 हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड एयर के लिए,
डिस्टेंस यानी हाइट है 500, 500 और स्पीड कितनी है एयर की 340 है। सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1.47 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, कितना टाइम पीरियड लग रहा है, देयरफॉर द स्प्लैश इज हर्ड एट द टॉप आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, टोटल टाइम देखना होगा t1 प्लस t2 करके। तो t1 आया था 10 सेकेंड, t2 आया था 1.47 सेकेंड, जब इनको हमने ऐड किया तो ये मिल गया 11.47 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दे रखा है। इफ़ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे रखा 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल इट सुटेबल। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपने याद है, सिर्फ उसी फॉर्मूले पे आपको वैल्यू रख देनी है। तो फॉर्मूला होता है साउंड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा साउंड अपान में वेव लेंथ। तो साउंड की वैल्यू कितनी है 339, वेव लेंथ की वैल्यू है 0.015। वेव लेंथ आपको दे रखा है ना 1.5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.015 मिल जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 22,600 हर्ट्ज। और ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 से 20,000 ही होता है। ठीक है, ये ऑडिबल रेंज है। और यहाँ पर क्या दिया 22,000, तो क्या ये ऑडिबल होगा, नहीं। तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट ऑडिबल बिकॉज द रेंज इज नॉट लाई इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ रिवर वेरिएशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, रिवर वेरिएशन क्या होता है और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिवर वेरिएशन का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑफ साउंड। ठीक है, आफ्टर द सोर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, इसका मतलब हुआ ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिवर वेरिएशन। ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बार बार हो रहा है। ठीक है, तो साउंड का रिफ्लेक्शन बार बार होना ही क्या कहलाता है, रिवर वेरिएशन कहलाता है। एज द सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड इट स्टार्ट ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है ये सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। वंस इट रीचेज द वॉल ऑफ अ रूम इट इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द वॉल। जैसे ही टॉप पर पहुंच जाते हैं वॉल के, फिर से ये वापस रिफ्लेक्ट होते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड रीच द अदर वॉल। ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे वॉल पर जाते हैं और वहाँ से भी ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड होते हैं। ड्यू टू दिस साउंड कैन बी हर्ड इवन आफ्टर द सोर्स हैज सीज्ड टू प्रोड्यूस्ड साउंड। ठीक है, अगर हम सोर्स को सीज भी कर दे रहे हैं तब भी साउंड जो आसपास से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर वही कहलाती है रिवर्बरेशन। इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना होता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टिक, हैवी कर्टन, कसेंड सीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। लाउडनेस क्या होता है। ठीक है, लाउडनेस का मतलब मैंने आपको बताया था ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा लाउडनेस भी उतना ही हाई होगा। मतलब लाउडनेस का मतलब चिल्लाना, एक तरीके से बहुत तेज़ हम चिल्लाते हैं ना, तो वही चिल्लाना ही क्या है, लाउडनेस है। और पिच जो होती है, जितना ही सॉफ्ट आवाज़ होती है वो पिच होती है। अ लाउड साउंड हैज़ हाई एनर्जी। ठीक है, जब हम बहुत तेज चिल्लाते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है। लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इन फैक्ट लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। ठीक है, जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड का यूज किस तरीके से करते हैं अपने प्रे को, यानी अपने शिकारी को पकड़ने के लिए। बैट प्रोड्यूस्ड हाई पिच अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स। These high-pitched squeaks are reflected by objects such as prey and return to the bat's ear. This allows a bat to know the distance of his prey. ठीक है, तो होता क्या है, जो ये बैट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो जो इनके अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी हाई पिच वाली स्क्वीज है, ये रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पर प्रे होते हैं, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और इसको सुनाई देती है। फिर ये क्या करता है, उस डिस्टेंस को मेजर कर लेता है कि इसका प्रे कहाँ पर है, इसका शिकारी कहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का यूज क्लीनिंग में कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर पुट इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन। जिस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना उसको हम एक क्लीनिंग सोल्यूशन में रखते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर पास्ड थ्रू दैट सोल्यूशन। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं उनको उस सोल्यूशन से पास कराया जाता है। द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स डिटैच द डर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये एक कंटेनर है, क्लीनिंग है, बशल्स है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है जिससे हमें डर्ट को साफ़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव को पास कराते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इसके डर्ट क्या होते हैं, इनसे डिटैच हो जाते हैं। जब इनसे अलग हो जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लीन हो जाता है। इस तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। तो सोनार का पहले फुल फॉर्म याद रखना है आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इट इज़ एन अकाउस्टिक डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट सच एज सबमरीन्स एंड शिपव्रेक्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। इट इज़ आल्सो यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशन। ठीक है, सॉरी बहुत टाइम हो गया। सोनार का फुल फॉर्म हो गया याद, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब आपको पता है ये किस टाइप की डिवाइस होती है, अकाउस्टिक डिवाइस होती है। क्या क्या मेजर करती है, सी की डेप्थ, डायरेक्शंस, स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अंडर वाटर है उसकी स्पीड क्या है, उसका डायरेक्शंस क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। फॉर एग्जांपल ये है सी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्शंस क्या है, इन सबको मेजर करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ हम डेप्थ ऑफ सी का भी पता करने के लिए, यानी वो सी या ओशंस कितने डेप्थ में हैं, कितने गहराई में हैं, इसका पता लगाने के लिए भी सोनार का यूज किया जाता है। कौन करता है, जो सबमरीन्स होते हैं या शिपव्रेक्स होते हैं वो लोग इस अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सोनार का यूज करते हैं। A beam of ultrasonic sound is produced and transmitted by transducer। तो ये शिप होता है, शिप में यहाँ पर बॉटम में नीचे जो है वहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगा होता है एक साइड, और एक साइड डिटेक्टर लगा होता है। तो ट्रांसड्यूसर का काम होता है ट्रांसमिट करना वेव्स को, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होकर वेव आती है और ये बॉटम ऑफ सी है, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट बैक होकर डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर इस साउंड को, इस इको को डिटेक्ट करता है। ओके, तो यही आपको लिखा हुआ है थ्योरी। अ बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसड्यूसर ऑफ द सोनार व्हिच ट्रेवल्स थ्रू सी वाटर। द इको प्रोड्यूस्ड बाय the reflections of the ultrasonic sound is detected and recorded by the detector, which is converted into electrical signal. The distance of underwater object is calculated from the time taken by the echo to return with speed is given by। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि ट्रांसमीटर से इस ऑब्जेक्ट तक पहले आता है, फिर यहाँ से वापस डिटेक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो और ये शिप के कहाँ पर लगे हुए हैं, बॉटम पर। इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या हुई, सेम हुई। तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया। तो इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 2d अपॉन में टाइम। तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज इको रेंजिंग। तो इको रेंजिंग का फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, 2d इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव इन इको 5 सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज, ये डिस्टेंस यानी कि d की वैल्यू दे रखी है, हमको क्या चाहिए, 2d चाहिए, है ना। तो 2d निकाल लो, तो वैल्यू रख दो, t की वैल्यू दे रखी है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2d अपॉन में t, और d की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो, तो स्पीड मिल जाएगी 1450 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्ट यूजिंग अल्ट्रासाउंड। किसी भी मेटल ब्लॉक में डिफेक्शन हो जाता है तो उसको हम कैसे अल्ट्रासाउंड वेव से डिटेक्ट करते हैं, ये बताना है आपने।
डिफेक्ट इन मेटल्स ब्लॉक डू नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम एंड देर आर रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो अगर कहीं पर डिफेक्शन होता है मेटल में तो वो अल्ट्रासाउंड वेव को पास नहीं होने देती हैं, उन्हें वापस कर देती हैं। दिस फैक्ट इज यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक। अल्ट्रासाउंड इज पास्ड थ्रू वन एंड ऑफ मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर आर प्लेस्ड ऑन द अदर एंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज पास्ड थ्रू वन एंड टू अल्ट्रासाउंड इज पास थ्रू वन एंड ऑफ अ मेटल ब्लॉक। ये मेटल ब्लॉक हो गया, अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ से पास किया जा रहा है। एंड डिटेक्टर आर प्लेस्ड ऑन द अदर एंड, यहाँ पर डिटेक्टर लगा दिया जाता है। द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मेटल ब्लॉक डज नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो मान लो डिफेक्शन यहाँ पर है तो अब ये अल्ट्रासाउंड वेव को आगे नहीं जाने देती है, यहीं से ये रिफ्लेक्ट कर देती है। एज अ रिजल्ट इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाई द डिटेक्टर, तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई डिफेक्शन है इस मटेरियल में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा है। अल्ट्रासाउंड वेव जो होता है जब मेटल में डिफेक्शन नहीं होगा तभी पास होता है, अगर वहाँ कोई डिफेक्शन है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसलिए एक मेटल ब्लॉक लेना है आपने, यहाँ पर एक एंड पर डिटेक्टर लगाना है और एक एंड से फर्स्ट एंड से आपको पास करना है अल्ट्रासाउंड को। ये मान लो यहाँ तक सही है तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक मान लो सही है लेकिन यहाँ कहीं पर कोई कमी आ गई तो ये यहीं से वापस हो जाती है साउंड वेव, ये डिटेक्टर तक नहीं पहुँच पाती है। तो जब डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि इस मेटल ब्लॉक में कोई ना कोई डिफेक्शन है। ये इस तरीके से आपको दिखाया गया है। जब कोई डिफेक्शन नहीं है तो पूरा डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके वापस नहीं भेज रहा है, डायरेक्ट पास कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफेक्शन आ गया, इस दो वेव में डिफेक्शन नहीं है तो ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके आगे पास कर दिया। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो ये वापस फिर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क। तो ह्यूमन ईयर जो होती है, हमारी जो कान होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि जो हमारा कान होता है, ईयर होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर ये जो हमें दिखाई देता है जिसे हम ईयर पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, साउंड वेव यहीं से ही इंटर करती है, तो बीच में ही कैनाल होता है। ये जो हमें एक होल दिखाई देता है अपने ईयर में, इसे ही बोलते हैं कैनाल। ठीक है, फिर कैनाल से ही जाएंगे तो सबसे पहले ईयर ड्रम मिलता है जहाँ पर साउंड आकर टकराती है। यहाँ पर हैमर है, एनविल है और स्ट्रिप है। ठीक है, ये 3 टिनी ईयर बोन्स होते हैं। साथ ही साथ अब आप देखेंगे ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है, इसको हम बोलते हैं कोकिला। ठीक है, ये ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं और ये इनर ईयर का काम होता है। तो अब इसको देख लो क्या क्या करना है। Different sound produced in our surrounding are collected by pinna that sends these sound to the eardrum via the ear canal। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कि ये है हमारा ईयर पिन्ना और इसी कैनाल के थ्रू ये साउंड जाता है कहाँ पर, ईयर ड्रम के पास जाता है। ठीक है, देन आपने देखना है द eardrum start vibrating back and forth rapidly when the sound wave falls on it। जैसे ही साउंड वेव ईयर पर आकर पड़ती है ये बैक एंड फोर्थ मोशन शुरू कर देता है। द वाइब्रेटिंग ईयर सेट्स द स्मॉल बोन हैमर इनटू वाइब्रेशंस। तो जो ये स्मॉल बोन 3 है, स्मॉल बोन है, ये हैमर है, इसको वाइब्रेशंस में ला देती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ से साउंड गई ईयर कैनाल से ईयर ड्रम पे टकराया। ठीक है, ईयर ड्रम ने क्या किया, इस हैमर को भी वाइब्रेशन के मोड पे ला दिया। ठीक है, द वाइब्रेशन आर पास्ड फ्रॉम हैमर टू द सेकेंड बोन एनविल एंड द फाइनली टू द थर्ड बोन स्टिप्स। द वाइब्रेटिंग स्टिरअप स्ट्राइक्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो एंड पासिस इट वाइब्रेशन टू द लिक्विड इन द कोकिला। ठीक है, तो अब जो ये वाइब्रेशंस है ये कहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, मेम्ब्रेन पर। जो ये ओवल विंडो है, ठीक है, ये ओवल विंडो है, इसके मेम्ब्रेन पर ये वाइब्रेट करते हैं जाकर, यानी कि स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ से कोई साउंड आई, इस ईयर कैनाल से ईयर ड्रम से टकराया। जब ईयर ड्रम से टकराया तो ईयर ड्रम से ये बोन तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। वाइब्रेशंस पास हुआ कहाँ पर, इस ओवल विंडो पर। जैसे ही वाइब्रेशन से साउंड यहाँ पर आकर स्ट्राइक करता है, ये क्या करता है, ये जो कोकिला लगा होता है इसको क्या करता है, वाइब्रेट करा देता है। तो ये वाइब्रेशन इस लिक्विड के थ्रू
कोकिला में जाता है। दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन नर्व सेल, तो नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। जो ये ऑडिटरी नर्व्स लगी हुई हैं लास्ट में, ये क्या करती हैं, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज साउंड एंड वी गेट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो जो ये ऑडिटरी नर्व लगे हुए हैं, इन्हीं के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक जाते हैं, देन हमारा ब्रेन इनको सेंसेस करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है ईयर का। ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो इस तरीके से आपकी पूरा एक्सरसाइज चैप्टर 12 क्लास 9 साउंड का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक की बटन आपको दिख रही होगी, लाइक पर क्लिक करें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।